भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जिसे अक्सर एक काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। एक ऐसा दौर जब देश की धड़कन मानो थम सी गई थी। तो आइए भारत में लगी उस इमरजेंसी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, इमरजेंसी का ऐलान होता है और अगले ही दिन देश के एक बड़े अखबार में ये शोक संदेश छपता है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की मौत का ऐलान। इसने एक ही झटके में पूरे देश में फैले सदमे को बयां कर दिया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं इंदिरा गांधी के राजनीतिक सफर से, जिन्हें शुरुआत में कई लोग सिर्फ पंडित नेहरू की बेटी या एक गूंगी गुड़िया समझते थे। देखिए, कांग्रेस के अंदर के ही कुछ बड़े नेताओं, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनको लगा कि इंदिरा गांधी उनके इशारों पर चलेंगी। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इंदिरा ने न सिर्फ बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े फैसले लिए, बल्कि अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया और ज्यादातर सांसदों को अपने साथ ले गई। इसके बाद बारी आई देश का दिल जीतने की। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक ऐसा जबरदस्त नारा दिया कि जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिता दिया, और इसी के साथ गूंगी गुड़िया की छवि भारत की आयरन लेडी में बदल गई। 1971 की इतनी बड़ी जीत के बाद लगा कि इंदिरा गांधी को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। देश के अंदर ही अंदर एक बड़ा संकट पनप रहा था। एक तरफ गुजरात में छात्रों का आंदोलन सरकार पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ बिहार में बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया था। और तो और देश की सबसे बड़ी रेलवे यूनियन की हड़ताल ने पूरे रेल नेटवर्क को ठप कर दिया था। और इन सब आंदोलनों के बीच एक ऐसा अदालती फैसला आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया, उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। अब सत्ता हाथ से जा रही थी, और ऐसे में इंदिरा गांधी ने वो कदम उठाया जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि उनसे आधी रात को बस कागजों पर दस्तखत करवा लिए गए और एक कलम की नोक से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सस्पेंड हो गया। इमरजेंसी लगते ही सबसे पहला हमला हुआ आवाज पर। दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर न छप सके, और फिर सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर नेता को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। सेंसरशिप का आलम ये था कि दी इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपना एडिटोरियल पेज, जहां लेख छपते हैं, पूरा का पूरा खाली छाप दिया। एक खामोश चीख जो सब कुछ कह रही थी। देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, चाहे वो जेपी हों, मोरारजी देसाई हों या भविष्य के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, सबको जेल में डाल दिया गया। मतलब विपक्ष को एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। ये तो थी राजनीति की बात, लेकिन इसकी असली और भारी कीमत वो आम लोगों ने चुकाई। इस दमन के लिए एक खास हथियार का इस्तेमाल हुआ, मीसा। एक ऐसा कानून जो सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के जब तक चाहे जेल में रखने की ताकत देता था। लालू प्रसाद यादव, जो खुद इसके तहत जेल में थे, ने अपनी बेटी का नाम इसी कानून पर मीसा रखा था। अब जो आंकड़ा आने वाला है वो शायद सबसे ज्यादा भयावह है, 62 लाख। ये उन लोगों की संख्या है, ज्यादातर गरीब मर्दों की, जिनकी संजय गांधी के नेतृत्व में चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। इस आंकड़े को जरा पर्सपेक्टिव में रखिए। ये संख्या नाजी जर्मनी में हुई नसबंदी से 15 गुना ज्यादा थी। अत्याचार यहीं नहीं रुका। फिर से संजय गांधी के नेतृत्व में दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए गए। लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये इंसानों की दर्दनाक कहानियां थीं। राजन नाम का एक इंजीनियरिंग का छात्र था। पुलिस उसे उठा ले गई। जब उसके पिता ने पूछा तो पुलिस ने साफ मना कर दिया। बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल के दखल देने पर उन्होंने माना कि राजन की मौत उनकी कस्टडी में हो गई थी। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे दौर का अंत कैसे हुआ और इसने भारतीय संविधान में क्या स्थायी बदलाव किए। सबको हैरान करते हुए 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव का ऐलान कर दिया, और नतीजा, जनता ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बुरी तरह हार गईं। आज़ादी के बाद पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
जो नई सरकार आई उसने तय किया कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। उन्होंने संविधान को इमरजेंसी प्रूफ बनाया। कैसे? पहले आंतरिक अशांति जैसे किसी भी कारण से इमरजेंसी लग सकती थी, अब इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और अब सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, पूरे कैबिनेट को लिखित में मंजूरी देनी होगी। और सबसे जरूरी बात, कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 अब इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। साथ ही इमरजेंसी के ऐलान को अब कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। इमरजेंसी का ये पूरा अध्याय हमें एक ही बात सिखाता है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो क्या होता है। ये इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है और इसकी हिफाजत करना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इमरजेंसी इतनी ही बुरी थी, लोगों ने उसे नकारा, तो फिर सिर्फ 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापस कैसे आ गईं? ये सवाल हमारी राजनीति और शायद हम सबकी याददाश्त की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर कर देता है।